friends, welcome to our YouTube channel Geography Genius led by Anshuman Mishra. So hope you all have a great day. So आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक जो लास्ट हमारा बचा है टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. इसको फिनिश करेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी बातें करनी है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स छूट गए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, गारंटी ले सकता हूं कि इफ वी स्टार्ट ग्लोबलाइजेशन तुरंत, अगर इस टॉपिक के बारे में भी हमने स्टार्ट कर दिया तो एटलीस्ट 3.5 आवर की वीडियो तो बनी जाएगी ग्लोबलाइजेशन पे. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ ह्यूज टॉपिक, हम उसके बारे में नहीं कवर करेंगे. हम थोड़ा बताएंगे आपको कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका इंपैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे कैसे पड़ा. सबसे पहली बात जो अब तक बुक में भी नहीं बताई गई और वो बताना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है तो, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट आवर इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. स्पाइसेस मतलब कि मसालों का इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है. सो स्पाइसेस ये क्यों जानना है, क्योंकि ये बाद में एग्जांपल दिया जाएगा. कोलोनाइजेशन पीरियड से ही ग्लोबलाइजेशन आया एंड फर्दर उसी ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी कंट्री से काफी सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए. उसमें से एक मेजर क्रॉप जो ज्यादातर एक्सपोर्ट हुई है वो है स्पाइसेस, ठीक है. खैर वो अपने डिमांड के हिसाब से एक्सपोर्ट कराते थे, इंपोर्ट कराते थे. कभी उनको ओपियम की जरूरत थी तो उन्होंने वो कराया, कभी उन्हें कॉटन की जरूरत थी तो उन्होंने वो कराया. मैनचेस्टर और लिवरपूल में उनको क्या किस चीज की जरूरत थी, कॉटन की जरूरत थी तो उन्होंने वो ग्रो कराया. फिर फर्दर उन्हें स्पाइस की तो जरूरत थी, स्पाइस ग्रो कराया, ठीक है. तो जैसे कई सारी कंट्रियों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. एंटी कॉलोनियल मूवमैंट, समझ रहे हो बात को. वैसे इंडिया भी है. ऐसे कई सारे कॉन्टिनेंट हैं जहां पे मतलब अगर बात करें यूरोपियन कंट्री ने राज किया कुछ सालों तक उन्होंने राज किया है उन कंट्रीज पर. तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि ग्लोबलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ ही होगा. आपको ये पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री को तो उसमें आपको ये पता है कि जहांगीर के पीरियड टाइम में, मतलब मुगल के शासक थे राजा जहांगीर, उनके टाइम में सबसे पहला ब्रिटिशर जिसने ट्रेड के लिए इंडिया में आया था, यू ऑल नो दैट इज सर थॉमस. एंड आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने मुगल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री का जो ट्रांजिशन होता है उसके बीच में आपने सेक्ट पढ़ा होगा. मैं इन सब बातों पे क्यों जा रहा हूं, क्योंकि यहीं से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है. सुनो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है सबसे पहले, ठीक है. इंटरैक्शन ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट और पीपल फॉर ट्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ट्रेड के लिए कंट्री, कंपनी, गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर बंदे का दूसरे कंट्री से क्या होना, ट्रेड होना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. सिंपल सबने समझते हैं, सिंपल एकदम नॉर्मल. सपोज ऐसे समझो, मैं कंपनी हूं कोई भी, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है. मुझे ट्रेड करना है किसी और कंट्री में, जैसे मान लो यूएस में ट्रेड करना है. सो व्हाट इज दैट इज लाइक आई एम ट्रेडिंग देयर ऑल्सो. इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में. सो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. अगर फर्दर वो कोई चीजें आ रही हैं तो ऐसे कॉम्पिटिशन, इसके कई सारे एडवांटेज हैं, कई सारे डिसएडवांटेज हैं. इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं थोड़ा एक पॉइंट बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर इनको एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. एडवांटेज क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन का ये एडवांटेज है कि हमारी कंट्री को कई सारे बाहर कंपनीज के भी आउटलुक मिले. काफी सारे बाहर कंपनीज भी हमारी कंट्रीज में हैं. एग्जाम्पल कौन कौन है, एप्पल है, स्टारबक्स है और मैकडोनल्ड्स, बहुत बड़ी कंपनीज है, ठीक है. हर्शे एंड मेनी कंपनीज आर हियर इन इंडिया. सो ये सब कंपनी कहां की है, फॉरेन की कंपनीज हैं. एंड ये फर्दर इंडिया में भी हैं. कैसे हैं, ग्लोबलाइजेशन के ही कारण है. जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. ग्लोबलाइजेशन के कारण उन्हें ट्रेड करना या उन्हें कोई भी चीज करने की अपनी कंट्री में अनुमति मिली है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. फर्दर दोनों की कंट्री का इंटरेक्शन, कंपनीज हो, वो चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पर्टिकुलर इंसान हो, जब भी दोनों के बीच में ट्रेड होगा दो कंट्रीज के बीच में, वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा. एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज नहीं बताया. डिसएडवांटेज ये क्या है कि लोकल मार्केट के लिए कॉम्पिटिशन है. लोकल मार्केट के लिए कॉम्पिटिशन है. सपोज वो कोई चीज बनाते हैं, उनके पास काफी अच्छी मैकेनिज्म है, काफी सारी अच्छी चीजें, मशीन है उनके पास, तो वो 400 रुपए का सामान बनाएंगे और अगर हम फॉर एग्जाम्पल 800 का सामान बनाएंगे तो हमारा नहीं बिकेगा, उनका बिकेगा, क्योंकि वो सस्ता है, चीप है, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट था बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन को अगर समझना है तो ये इंटरेक्शन है बिटवीन द कंट्रीज, कंपनीज या कुछ भी गवर्नमेंट, ठीक है. ये ग्लोबलाइजेशन हुआ ही है. तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब आया और कैसे आया, किस तरीके आया. देखो तुम्हें पता है कि बहुत सालों से ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, ठीक है. पहले पांच तरीके की कंट्रीज आई थी इंडिया में, बहुत कम लोगों को ही पता है, ठीक है. पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, याद करो, फ्रेंच आए थे, इंग्लिश आए थे, डेनमार्क के आए थे, डच आए थे, ऐसे 5 आई थी, ठीक है. तो मैं लास्ट में बचा इंग्लिश. क्यों, मतलब कि इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, ठीक है. फ्रांस भी लास्ट में चला गया था, सेकंड लास्ट वही था फ्रांस,
ठीक है, वो भी रूल कर रहा था कंट्री में, लेकिन फर्दर यही सब बची। अब ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हर कॉन्सेप्ट में फंसेंगे, सीधा एग्रीकल्चर पे आते हैं, क्या क्या है इसका इम्पैक्ट। देखो, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये मैंने आपको बता दिया, एंड ये जान लो कि इसका एक बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर में, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। एंड कोई टीचर अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं करता। देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कॉलोनाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से इंडिया में काफी अच्छा। वो देखो, तुम्हें एक बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री में अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा अच्छे से उनके पन्नों को खोलोगे, समझोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो बेसिकली ट्रेड करने के लिए आए थे, पैसे कमाने के लिए आए थे। लेकिन ये फर्दर पैसे कमाने का जो धंधा था, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किंग्स रूल, ये रूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर फर्दर क्या क्या हुआ तुम्हें पता है, ईस्ट इंडिया सेटअप हुई एंड बहुत सारी चीजें देख रहे हो। वो स्टार्टिंग से ही ट्रेड करने आए थे, उनका हम पे रूल करने का नहीं था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन फर्दर काफी सारे लोगों ने उनमें रुकावट करने की कोशिश की, तो उन्होंने सोचा कि लाओ लेट्स रूल द कंट्री, सो दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री। ठीक है, इन द 19th century when the European traders came to India, it was time too of Indian spices were exported to the different countries of the world। देखो, एग्रीकल्चर में स्पाइसेस जो ग्रो करती हैं साउथ इंडिया में बेसिकली ग्रो करती हैं। साउथ इंडिया की ये स्पाइसेस का पूरे वर्ल्ड में बहुत हैवी डिमांड है, और हम इसी कारण लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। तो वो जब आए तो उन्हें पता चला कि ये तो स्पाइसेस की बहुत बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ से स्पाइसेस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स को, साउथ इंडिया के फार्मर्स को इंकरेज किया, बताया, उन्हें गाइड किया, और उन्हें कई तरीके की फैसिलिटीज दी कि वो ये चीजें बनाएं और वो फर्दर उन्हें एक्सपोर्ट करें, उनसे बिजनेस करें और पैसे कमाएं। ठीक है, समझो ध्यान से, सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, क्योंकि ये पता है, अगर एक बार क्लियर हो गया ना ये सब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये इंडियन एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं बोर्ड में। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, पहले 1 मिनट के अंदर आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये है इस लाइन में, टिल टुडे इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। इंडिया में स्पाइसेस का एक बहुत बड़ा रोल है, ऑफकोर्स वो पूरे वर्ल्ड में करती है। अगर आपने देखा होगा, कुछ शोज आते हैं टेलीविजन पे, डिस्कवरीज पे, नेट ज्योग्राफी पे, आपने देखा होगा, हिस्ट्री टीवी 18 पे, ये सब देखो, ये सब क्या है ना, इन सब में बताया जाता है कि जैसे एक आता है, एक पर्टिकुलर एपिसोड आता है जिसमें फैक्ट्रीज को दिखाया जाता है कि ये बन रहा है फैक्ट्रीज में, वो बन रहा है, फूड फैक्ट्री कुछ ऐसे करके आता है सब। ठीक है, तो उसमें एक एपिसोड सिंगल बनाया गया था जिसमें स्पाइसेस में बताया गया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस स्पाइस, और ये मतलब कह सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है स्पाइसेस को प्रोड्यूस करने में। मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान देने लायक बात है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया वर अट्रैक्टेड। देखो, कॉटन बेल्ट से भी अट्रैक्टेड हुए। देखा, मैंने कहा ना, जब चीजों की जरूरत पड़ी, उन्होंने उन चीजों पे इन्वेस्ट किया और उन चीजों पर लोग फार्मर्स को इंकरेज किया कि तुम ये करो। वो ओपीएम क्यों ग्रो कराए, वो चंपारण में इंडिगो का क्यों प्लांटेशन करा रहे थे, ऑपरेसिव प्लांटेशन चल रही थी, क्यों चल रहा था, क्योंकि उन्हें ऑफकोर्स बिजनेस करना था यार, तो इसीलिए किया। तो जिस चीज की जरूरत, वो ग्रोथ, वो स्टार्ट हो जाए। तो लाइन है, खट 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 बता देता हूँ। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैनचेस्टर लिवरपूल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, मैनचेस्टर लिवरपूल, बहुत लोग मैनचेस्टर बोलते हैं, मैनचेस्टर बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं लिवरपूल। ठीक है, ये 2 सिटीज हैं। फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम, तो इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट होने लगा। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। अब कुछ महाविद्वान, महाज्ञानी लोग आएंगे और कहेंगे कि 1917 नहीं हो सकता, और बुक में एरर निकालेंगे और कहेंगे जाके टीचर के सामने कि देखो मैंने एनसीईआरटी में एरर निकाल दिया। एनसीईआरटी जैसी बड़ी बुक जितने लोग मिलकर बनाते हैं, हमने उसमें एरर निकाल दिया। 1917 1916 है। क्लास 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन इंडिया में आप ये पढ़ोगे कि 1916 में चंपारण बिहार वाला मूवमेंट सत्याग्रह का, 1916 का ये हो गया। 1917 में खेड़ा गुजरात का मूवमेंट जो कि था फार्मर्स से टैक्स लिया जा रहा था, फर्दर अहमदाबाद, ये मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा है। ये सारी वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगी, खट से देख लेना प्लेलिस्ट में। 100% में सारा मैंने क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन बता दे रहा हूं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, तो सुनो। और फिर उसके बाद अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद कॉटन वर्कर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो वहां पे 1916 चंपारण मूवमेंट, यहाँ पे 1917 चंपारण मूवमेंट। तो ये कैसे, 1 साल का इतना डिफरेंस क्या हुआ? देखो, तुमने कई बार सुना होगा कि somebody, अच्छा कभी ऐसा सुना है कि एक दिन के अंदर स्ट्रगल किया एंड अगले दिन उसको सक्सेस मिल गई? ऐसा नहीं होता है। सो क्या होता है ना, स्ट्रगल हम करते रहते हैं, हर दिन स्ट्रगल करते हैं, हर दिन। ठीक है, देन फर्दर हम अल्टीमेटली किसी सक्सेस की ओर जाते हैं, कोई सक्सेस हमको मिल सकती है। वो व्हाटएवर इज योर एम, व्हाटएवर इज योर गोल, दैट डजंट मेक एनी सेंस हियर। बस मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रगल ग्रेजुअली हुआ। ठीक है, तो 1 साल तक स्ट्रगल हुआ है, ये स्ट्रगल चला है, ये चंपा जो ये है। अगर तुम इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो तुम इस पे दिमाग मत लगाओ, तुम ऐसा बोल दो कि इट वाज स्टार्टेड इन 1916 एंड इट वाज एंडेड 1917 में। बहुत फास्ट हूं, सॉरी। 1916 में स्टार्ट हुआ, 1917 में एंड हो गया। ठीक है, इस तरह समझो।
इससे ज्यादा मत समझो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर डीप जाओगे तो तुमसे और भी पूछा जाएगा। पता है कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर तुम उससे कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट बता दो, ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है फर्दर उस चीजों से ज्यादा बता दोगे, तो कहेगा अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है, तो उससे ज्यादा पॉइंट निकालने का मौका मत दो, जो था वही बताओ कि इट वॉज स्टार्टेड। सो ये एरर नहीं है, बहुत लोग मिलकर बनाते हैं एनसीईआरटी, ये एरर नहीं है। 1917 में एंड हुआ था चंपारण मूवमेंट, एंड देन खेड़ा का स्टार्ट हो गया गुजरात में। खेड़ा, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो गुजरात में स्टार्ट हुए हैं। तो नेशनलिज्म में तुम्हें यही हेल्प मिल सकती है कि ज्यादातर तुम्हें जो मैप वर्क रहेगा उस मैप वर्क में गुजरात में इधर उधर घूमना रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बिहार का भी है। ऐसा मत बोलना कि बिल्कुल बिहार गुजरात में ही होता था सब, वैसे लेकिन काफी सारे हुए। दांडी मार्च हो गया आपका, दांडी मार्च अगर की बात करो तो फिर उसके बाद फिर तुम बात करो खेड़ा, फिर उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद ऐसे ही सब चला। सूरत में भी था, कांग्रेस के सेशंस भी हुए हैं। तो ये सब कांग्रेस की सेशंस याद रखो, कौन कौन से हैं। कैलकाटा याद रखो ना, कैलकाटा, नागपुर और आपका ये वाला चेन्नई का, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो भी चेक कर लेना। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर ऑफ दैट रीजन वे फोर्स्ड टू ग्रो द, ये तुम्हें पता है क्यों। चंपारण मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? इंडिगो की ऑपरेसिव प्लांटेशन के कारण स्टार्ट हुआ था। फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें यही ग्रो करना है, लेकिन तब तो ये तो दिक्कत है ना, ऐसे थोड़ी ना ऑपरेसिव। तो फार्मर्स की, अब देखो फार्मर्स से बात याद आई, थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट को साइड करके एक बात कहना चाहूंगा। कंट्रीज में जो फार्मर बिल आया है, ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट वेरी क्लियरली, बिल नहीं अब एक्ट बनता जा रहा है दिन ब दिन, उससे लॉस है। अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि ये क्या है, क्यों है और क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है फार्मर्स के लिए, तो आप इसका कमेंट डाउन करना, एंड फर्दर अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। देखो ये एक बहुत बड़ा न्यू टॉपिक है, एंड इसमें ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लॉस है हमारे फार्मर्स का, तभी वो सड़कों पे उतरे हैं, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा वीडियो तो यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन योर कमेंट। कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना, क्योंकि अब तक 6-7 वीडियो बनाई गई हैं, 6-7 वीडियो में एक डीप एक्सप्लेनेशन दी गई है टॉपिक की। फर्दर जब हम कंपाइलेशन करने लगेंगे सारी वीडियोस का, तो हम 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। अभी नहीं, अगले साल से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिलता ना। तो अभी क्या है ना, तो आप ऐसे इंडिविजुअली वीडियोस को देख सकते हो, इंडिविजुअली वीडियोस को समझ सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, ससराते हुए रिवीजन करेंगे, अगले साल 1 घंटे के अंदर पूरा वीडियो खत्म, ठीक है। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय द फार्मर ऑफ दैट रीजन, दे वर ग्रो, ठीक ठीक ठीक, जिस फूड ग्रेन्स उनको ग्रो करने को मिल नहीं रहा था, तो मैं उनसे इंडिगो ग्रो कराओगे, ठीक है। देखो अभी क्या होता है ना, जो फार्मर जो चीजें ग्रो करता है उसमें से थोड़ा, तुमने सुना होगा मार्केट सरप्लस और ये सब चीजें क्लास 9 में। देखो कभी भी इस साल की ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, इस साल अगर तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ना है तो साथ में इकोनॉमिक्स के बुक खोल के रखना, क्लास 10 की इकोनॉमिक्स बुक। वो चाहे करेंसी हो, चाहे डेप्थ ट्रैप हो, वो चाहे जीडीपी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, वो चाहे तुम्हारा कस्टमर का राइट्स हो, कंज्यूमर राइट्स, वो चाहे तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन, तुम्हें पढ़ना ही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, एंड मैं कुछ कह रहा था, let me recall that. So I was saying that कि अब देखो कि जो फार्मर होते हैं ना, वो अपने जो ग्रो करते हैं उसमें से थोड़ा सा अपने पास रखते हैं, वो उसे खाते हैं। अगर फर्दर तुम किसी एक फार्मर के पूरे लैंड पे, चाहे वो 50 एकर्स हो, 100 एकर्स हो, चाहे जितना भी लैंड हो, उस पर तुम उससे कहोगे कि तुम्हें ग्रो करना है एक सिंगल प्लांट, जो हम बोलेंगे, तो वो खाएगा क्या, ठीक है। सो वो खरीदेगा तो है, वो ग्रो करता है वही खाता है, ठीक है। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s द फार्मर ऑफ इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस। एक नए चैलेंजेस आने लगे 1990 के बाद, अभी चेक करते हैं। और एक अभी नया चैलेंज चल ही रहा है उनके ऊपर, तो अभी बताता हूं मैं आपको और क्या क्या चैलेंजेस थे। डिस्पाइट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, इन सबके बहुत बड़े एक्सपोर्टर होने के बाद, इन सबके बहुत बड़े एक तरीके से प्रोड्यूसर होने के बाद, राइस, कॉटन, जूट, और अब बात करें तो स्पाइसेस, तो इस सब के बाद भी इतना बुरा हाल था कि आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वे नॉट एबल टू कंप्लीट, मतलब इतने डेवलप्ड नहीं थे विद द डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ चलने के लिए भी तो वो चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पा रहा था? कंट्रीज बिकॉज द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोस कंट्रीज, हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर। सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर तुम्हें पता है, सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर क्या होते हैं? कम दाम, ध्यान से सुनो, कम दाम, ठीक है। कम दाम मतलब कम रुपए, ठीक है। तो यहां और वहां की ग्लोबलाइजेशन का कहां से आया है कॉन्सेप्ट? ग्लोबलाइजेशन में कहां से डिसएडवांटेज आया? वहीं से डिसएडवांटेज आने लगा जहां पे हमारे जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज के प्रोड्यूस्ड गुड जो कि यहां पे ट्रेड करने आए हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक बिस्किट बनाई 10 रुपए की, बगल वाले पार्टी ने, मतलब बाहर वाली कंट्री ने हमारे लिए हमारी तरीके की बिस्किट, हमसे अच्छी बिस्किट बना ली 8 रुपए में, तो उसका बिस्किट अगर वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारी कंट्री में आएगा तो उसका चलेगा या मेरा चलेगा? जी उसका चलेगा भाई, 8 रुपए का दे रहा है, हम 10 रुपए का दे रहे हैं, हम ज्यादा ले रहे हैं पैसे, पब्लिक तो कहेगी कि लूट रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्या है, ठीक है, सब्सिडाइज। तो एग्रीकल्चर के लिए भी यही प्रोस्पेक्ट अगर हम देखें, इसी प्रोस्पेक्ट के थ्रू हम चलें तो हमें देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर में भी लॉस है, ठीक है, हमारे इंडियन फार्मर्स का। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है,
ठीक है, इंडिया टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ टू बी ऑन अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर ट्रस्ट बीइंग गिवन टू द इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जिनके 5 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसे लैंड्स होते हैं, उनके लिए एक तरीके की प्रॉपर ट्रस्ट देने की, इंप्रूवमेंट करने की ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया इस पूरे एग्रीकल्चर की जितना भी मैंने हमने सारी वीडियोस बनाई है उनमें। एंड अगर आप नहीं समझे हो तो सारी वीडियोस को देख लो, समझ लो, एंड फर्दर आपको समझ में आएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा काम किया है। बट टुडे इट्स अंडर controversies. It's being alleged that he has been caused a land degradation due to the overuse of chemical, dying aquifers, vanishing biodiversity. Key today is the gene revolution or the includes a genetic engineering. Genetic engineering क्या है अभी लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि क्या हुआ है लैंड डिग्रेडेशन। और देखो हमने ये पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि एक तरीके की ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स होते हैं, एक होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और इनऑर्गेनिक फार्मिंग बोली जाती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को। इनमें फर्टिलाइजर्स केमिकल का इस्तेमाल होता है, इस कारण लैंड की डिग्रेडेशन होती है। तो यहां पे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से कंट्रोवर्सी निकल आई। वो कंट्रोवर्सी है कि हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लैंड पे इस्तेमाल होगा तो वो तो खराब कर देगा लैंड को, समझ रहे हो। तो ये तरीके का एक क्वेश्चन निकल के आता है, एक तरीके का फार्मर्स के दिमाग में क्वेश्चन आने लगा कि अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन करता जा रहा हूं, मैं इसके सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स आने वाले समय में मेरे लैंड का लॉस है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स आर ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। फर्दर आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखो इस जीन की स्टडी को बोलते हैं बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्दर बात करो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इन्वेंशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल और हाइब्रिड मटेरियल्स। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड लिखा हुआ है, देखा। तो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड के लिए कौन आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्दर ये एक स्ट्रीम है, एक तरीके की जॉब है, लोग करना चाहते हैं एंड उनका ड्रीम होता है, कई सब लोगों का ड्रीम है। ठीक है, काफी अच्छी जॉब है एंड नॉट बैड। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड्स यूज्ड वास्टली इन इंडिया? इनफैक्ट ऑर्गेनिक, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच मोर द today and being practiced on without the factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence it does not affect the environment in negative manner में नहीं affect कर रहा है, ठीक है। So हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर इस्तेमाल करें अभी करेंटली, तो हमें देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे इतने आउटपुट नहीं मिल रहा था। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग से अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा था। तो मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग बोलो, इनऑर्गेनिक मत बोलो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमें अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा था। द फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडिया फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर। कुछ ऐसे फार्मर्स, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट है बड़े बड़े जो ये सोच रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स की जो फर्दर फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है। ब्लीक का मतलब होता है अंधकार में, किसी का भविष्य अंधकार में है, तो है अंधकार में दिख रहा है। करंट स्टेट देखो, प्रेजेंट देखो। एंड क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें डेवलप करने का चांस नहीं मिल रहा। अब ये ग्लोबलाइजेशन भी एक तरीके का डिग्रेडेशन ही है हमारे फार्मिंग के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत समझो कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री के लिए बहुत सारी ने किया है, ऑफकोर्स किया है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लिए लॉस है। ठीक है, अभी जल्दी एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं अब तक करेंटली जो इंडिया में जीडीपी में हेल्प कर रही हैं, वो सब माइनस में है, वो सब नेगेटिव में है। लेकिन एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर करेंटली पॉजिटिव में है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का अभी भी एक पॉजिटिव फैक्टर में है जीडीपी में। ठीक है, एस्टिमेशन अभी बहुत करेंट एस्टिमेशन है। ठीक है, तो इस बात को याद रखो। तो इंडिया एक बोलते नहीं है लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं हो सकता। एंड फर्दर ये जो लॉ आया है ये बहुत बड़ा हार्मफुल लॉ है। ठीक है, इस पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कमेंट। ठीक है, एंड आई नो अबाउट समथिंग, आई विल टेल यू इन दैट वीडियो। बट a smaller population rises in इंडिया जो रूरल पॉपुलेशन इंडिया की वो 833 मिलियन है 2011 के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग 833 मिलियन कौन है इंडिया में रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, तुम्हें पता है अर्बन पॉपुलेशन क्या है, रूरल पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, which depends upon 250 million of approximate hectares of agricultural land। 250 मिलियन कितने हैं, 833 मिलियन लोग 250 मिलियन लैंड पे एग्रीकल्चर डिपेंड है। ठीक है, तो देख रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग, इतना कम लैंड। ठीक है, तो सारे फार्मर्स के लिए ऑफकोर्स नहीं हो सकता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रूरल पॉपुलेशन में कोई है तो वो यही कर रहा है, एग्रीकल्चर ही कर रहा है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। एंड एन एवरेज एंड हाफ ऑफ द हेक्टेयर, एवरेज अगर निकालें तो हाफ हेक्टेयर लैंड सबको मिलेगा पर पर्सन। बट ऐसा तो है, कहीं अनस्टेबिलिटी है, किसी के पास 100 हेक्टेयर है, किसी के पास 5 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर है, तो ये है। लेकिन हमने एवरेज निकालने की कोशिश की तब हाफ हेक्टेयर पर पर्सन आया।
लेस देन हाफ हेक्टेयर। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, उन्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न को, सीरियल ग्रो करें जिससे देखो बुक ने एक चीज सजेस्ट की है फार्मर्स के लिए। क्या सजेस्ट किया है कि फार्मर्स को उन क्रॉप को ग्रो करना चाहिए जिसमें उनका फायदा हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब फार्मर्स उसी की ओर जाएं। अगर जैसे मान लो फर्दर एग्जांपल अगर ले तो वीट में किसी का अगर फायदा है किसी फार्मर का, या अगर करेंटली वीट की वैल्यू अच्छी है क्रॉप वैल्यू, तो सब कोई वीट ग्रो करने लगेगा, तो राइस किधर जाएगा, बाकी सारी चीजें कहा जाएंगी। तो इन सब चीजों के लिए मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द कंट्री एक सिंगल एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है, एक सिंगल चीज का नहीं चल, के पास अपनी अपनी तरीके की हर स्टेट के पास प्रॉपर्टीज है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो रेनफॉल हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके के हैं। किसी के पास अच्छा क्लाइमेट है तो अच्छी क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स रिलेटेड वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है अपने सारी वीडियोस में। चेक इट आउट इन द आई बटन और द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट द लिंक ऑफ दैट। ठीक है, दिस विल इंक्रीज द इनकम, उनकी इंक्रीज करेगी। और जो इन्वायरमेंट पे डिग्रेडेशन हो रहा है, देखो हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल फार्मिंग करनी चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग मींस व्हाट, हम ऐसा फार्मिंग करें जो हमें तो ऑफ कोर्स एक आउटपुट दे ही, अच्छी इनकम दे ही, लेकिन फर्दर वो ये भी जानने लायक है कि वो जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, ठीक है, उन फ्यूचर जनरेशन को भी एक पर्टिकुलर लैंड मिले। ऐसा ना हो कि इतना डिग्रेड हो जाए लैंड, इतना खराब हो जाए। हमें इन्वायरमेंट को भी देखना है और साथ ही साथ अपनी जेबों को, अपनी इनकम्स को भी देखना है। ठीक है, अपनी जेब को भी देखेंगे, फर्दर हम इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, तभी हमारा फायदा है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट रहेगा फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी इन्वायरमेंट रहेगा तभी तो इनकम होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कुछ बिकॉज फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स and like जत्रोपा, जोजोबा needs much less irrigation than rice and sugarcane। तुम देख रहे हो बस, जैसे ये सब फार्मिंग के लिए बताई जा रही है, फार्मर्स के लिए बताई जा रही है कि उनके लिए, उनकी इनकम के लिए क्या प्रॉफिटेबल है, और लैंड को भी नहीं डिग्रेड करेगा, इन्वायरमेंट को भी नहीं डिग्रेड करेगा, और फर्दर फार्मर्स की इनकम भी अच्छी खासी होगी। ये वो सजेशंस थी कि ये चीजें ग्रो करनी चाहिए, इसमें फायदा है, इसमें कम चीजें लगेंगी और आपका आउटपुट ज्यादा आएगा, कम इनपुट है आउटपुट ज्यादा है। फर्दर ये उनके लिए एक सजेशन है। ठीक है, राइस इरिगेशन ऑफ राइस एंड शुगर केन, उसमें तो लगता ही है पैसा ऑफ कोर्स। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। लास्ट में ये बात बताई गई, लास्ट में ये बात बताई गई कि इंडिया का एक डाइवर्स क्लाइमेट है वो हार्नेस किया जा सकता है फॉर टू ग्रो अ हाई रेंज ऑफ वैल्यूज। काफी सारी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, बस एक प्रॉपर मेथड, एक नए मेथड, एक अच्छे मेथड की जरूरत है। ठीक है, तो ये तरीका था, ये समझाना था इस पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने अब तक 6-7 वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट व्हाट इज टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, राइस इज अ स्टेपल क्रॉप, हमने काफी सारी चीजें। फिर अगली वीडियो में हम, वो सब इंग्लिश में थी, ठीक है, वो इंग्लिश में थी। एंड फर्दर अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो यू कैन ड्रॉप डाउन द कमेंट हियर और देयर, आई विल गेट द आंसर फॉर यू। आपके लिए आंसर आएगा पक्का, ये गारंटी है मेरी। एंड फिर बात करें अगर उसमें, तो हमने ये सारी चीजों के बारे में बात की। और अगर उसके बारे में बात करें सेकंड वाली वीडियो में, तो उसमें हमने बात की वीट, जो कि एक मेजर क्रॉप है। फिर हमने बात किया ट्रिक्स, हमने आपको समझाई, ट्रिक्स बताई कि किस तरीके आप याद कर सकते हो, क्योंकि वो 3 तरीके की क्रॉप थी, काफी डिफिकल्ट था। मिलेट की बात कर रहा हूँ, जवार, ये 3 क्रॉप है। एंड ये 3 क्रॉप की जितनी भी प्रोड्यूसिंग स्टेट थी वो काफी डिफिकल्ट था याद करना। तो मैंने आपको एक ट्रिक दी, वो ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो, 3rd वीडियो को खोल, समझ लो। फर्दर 4th की बात करें, 4th वाली वीडियो कौन थी, 4th देखो 3rd, हाँ तो 4th आते हैं। 4th में हमने बात की फूड क्रॉप्स के बारे में। एंड फिर फर्दर हमने बात की फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, ये सभी बारे में बात की। फिर हमने काफी सारी चीजें इसके साथ हमने डिस्कवर किया। फिर हमने डिस्कवर किया इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, लास्ट वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो इसी के साथ हमारा सस्टेनेबल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसी के साथ हमारा पहले वाला नेशनलिज्म भी खत्म हो चुका है। नहीं देखा है तो जाके देख लो, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अच्छा रेशियो नहीं है, लेकिन समझ में आएगा पूरा, क्योंकि मुझे ही तो देखोगे, क्योंकि पीछे तो मैं कुछ लिख नहीं रहा था। बहुत जल्दी ये भी रिफॉर्म होगा, ऐसा मत समझिए यही रहेगा, रिफॉर्म होने वाला है, मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ कुछ। एंड अब की चार्ट पेपर नहीं रहेगा, ठीक है।